जी हाँ, तो अब विस्तार से बात कर लेते हैं खबरों की। 12 में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बताएं। नरेश मीणा के समर्थकों का हंगामा यहां देखने को मिला है। सरपंच की गाड़ी को आग के हवाले इन्होंने किया है। सरपंच के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। नरेश मीणा पर हमले के बाद हंगामा है। हंगामे के बाद नरेश मीणा का बयान सामने आया है। सरपंच के बेटे ने हमला किया है। 12 के अंता थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला एक बार पूरा सुन लीजिए आप। नरेश मीणा के समर्थकों का हंगामा हुआ है। सरपंच की गाड़ी को आग के हवाले किया गया है और सरपंच ये देखिए आपको विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, एनडीटीवी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके लिए। नरेश मीणा के समर्थकों ने यह किया है। सरपंच के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। हंगामे के बाद नरेश मीणा का बयान आया है। सरपंच के बेटे ने हमला किया था और 12 के अंता थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो 12 से इस वक्त की बड़ी खबर, नरेश मीणा के समर्थकों का हंगामा और सरपंच की गाड़ी को आग के हवाले कैसे किया गया है आपके स्क्रीन पर एनडीटीवी राजस्थान पर। सरपंच के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। नरेश मीणा पर हमले के बाद हंगामे के बाद नरेश मीणा का बयान, सरपंच के बेटे ने ही हमला किया और 12 के अंता थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। नरेश मीणा पर हमला है और हम आपको बताएं, दो तस्वीर दिखा रहे हैं। सरपंच की गाड़ी को आग के हवाले किया। दूसरी तस्वीर नरेश मीणा समर्थकों का हंगामा जरा आप देख लीजिए। ये देखिए आप दूसरी तस्वीर में देखिए, नरेश मीणा पर हमला हो रहा है। समर्थकों का बवाल यहां मचा हुआ है। दो तस्वीर आपके समक्ष। 12 से इस वक्त की बड़ी खबर, सरपंच की गाड़ी आग के हवाले, नरेश मीणा समर्थकों का हंगामा। दो तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके समक्ष। दो तस्वीर हमने आपको दिखाया है एनडीटीवी पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर। शाकिर अली हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। शाकिर, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। शाकिर, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, स्पेशली फर्स्ट जो हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तो बड़ा डराती है। क्यों आखिर आग के हवाले कर दिया गया? धू धू करके जल रहा है ये गाड़ी। जी देखिए, बिल्कुल ये आगजनी और हंगामे की तस्वीरें जो है 12 सदर थाना क्षेत्र के गांव की है, जहां पर जो है वो पहुंचे थे नरेश मीणा और उनका आरोप है सीधा सीधा कि वहां के जो सरपंच है तोलाराम, उनके बेटे ने उनकी गाड़ी को रोका और उन पर हमला किया, पत्थर से उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। उसके बाद में नरेश मीणा के जो समर्थक है वो मौके पर पहुंच गए और उन्होंने जो है इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल जो है अखेड़ा जो गाँव है वहाँ पर नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ में मौजूद है और 12 पुलिस से वो मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई की जाए। छतरपुरा जो गांव है वहां पर वो निकल रहे थे, वहां पर उनको किसी रामायण पाठ में वो जा रहे थे। इस दौरान ही अखेड़ा जो गांव है वहां पर कोई किसी का निधन हो गया था, तो वहां पर संवेदना व्यक्त करने के लिए नरेश मीणा जा रहे थे, ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना बयान भी जारी किया है। इस बीच ही जो है सरपंच जो है तोलाराम, उनके बेटे ने उनका हमला किया, उनकी गाड़ी पे पत्थर फेंके, उनके साथ में कुछ लोग और भी थे, गाड़ी का शीशा वगैरह टूट गया। और उसके बाद जब नरेश मीणा के समर्थकों को इस बारे में जब जानकारी मिली तो वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने जो उस गाड़ी को, सरपंच जो तोलाराम है उनकी गाड़ी को जो है आग के हवाले कर दिया। लेने की जरूरत नहीं थी। जो है लंबे समय मेरा कहना है कि अगर ऐसा हुआ, अगर नरेश मीणा का यही बयान सामने आया है कि पहले उस तरफ से यहां पर वार किया गया, तो नरेश मीणा के समर्थकों को, नरेश मीणा को कहना चाहिए था, समर्थकों को बताना चाहिए था कि कानून को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी देखिए, इसमें एक और अपडेट है कि जो जिस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद जो है पुलिस ने, 12 पुलिस ने सरपंच के 2 बेटे और 3 अन्य लोगों को जो है हिरासत में ले लिया है। कुल 5 लोगों को, 5 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि नरेश मीणा वहाँ अखेड़ा गांव में अपने समर्थकों के साथ कार्रवाई की मांग को लेकर के बैठ गए थे और वो लगातार कह रहे थे जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। तो हालांकि नरेश मीणा के समर्थकों ने भी कार को आग के हवाले किया है। अब इस मामले में पुलिस किस तरह का एक्शन लेती है, लेकिन ये इस तरह की जो अदावत है वो विधानसभा उपचुनाव से लेकर के लगातार चल रही है। नरेश मीणा अभी भी ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सरपंच है वो प्रमोद जैन भाया के जो है समर्थक हैं और इसीलिए उन्होंने उनकी गाड़ी पर उन्होंने तोड़फोड़ की, उनके बेटे ने, इस तरह का भी उन्होंने आरोप लगाया है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है 5 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया है। सरपंच के 2 बेटे हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पूरा मामला, क्योंकि नरेश मीणा मांग कर रहे हैं कार्रवाई की, तो पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई भी कर ली है। लेकिन ये हंगामा जो है, ये हंगामा बरपा है, गाड़ी में आगजनी हुई है और समर्थक जो है वो डटे हुए थे। नरेश मीणा खुद क्योंकि अपना आप
जब भी नरेश मीणा के साथ में कहीं कुछ मामला होता है तो लोगों की भीड़ जो है, उनके समर्थकों की भीड़ जो है वो तुरंत जुट जाती है और हंगामे की शक्ल अख्तियार हो जाती है। पुलिस को सुरक्षा इंतजाम करने पड़ते हैं, तो पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और पुलिस ने इस पूरे मामले में अब कार्रवाई भी कर दी है। जी, एक बात और बताइए शाकिर कि अभी सरपंच के तरफ से कोई बात आई है क्या, कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? जी देखिए, बिल्कुल अभी क्योंकि नरेश मीणा के समर्थक बड़ी संख्या में जो है आखेड़ा गांव में जमा हो गए थे पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए। पहले जो है इनकी जो मांग थी उस मांग को जो है उन्होंने उस पर कार्रवाई करते हुए, नरेश मीणा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ये जो हिरासत में लेने की कार्रवाई की है। सरपंच के दोनों बेटों को हिरासत में लिया गया है, इसके अलावा 5 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। अब क्योंकि जाहिर तौर पर ये पूरा मामला जो है क्रॉस केस का भी बनता है, क्योंकि सरपंच की गाड़ी में भी आग लगाई गई है, तो जाहिर तौर पर सरपंच की तरफ से भी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। अब इस पूरे मामले में पुलिस जो है दूसरे पक्ष पर क्या कार्रवाई करती है, यानी नरेश मीणा वाले पक्ष पर, नरेश मीणा के उन समर्थकों पर जिन्होंने जो है ये आगजनी की घटना की है, ये भी देखना होगा। फिलहाल जो है सरपंच की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, लेकिन जाहिर तौर पर वो एक लिखित शिकायत वो भी देंगे, क्योंकि उनकी गाड़ी में आगजनी की गई है, गाड़ी को आग के हवाले किया गया है। चलिए ठीक है शाकिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी जो है पहुंचाने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा आप जान लीजिए। अरावली को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। अरावली बचाने को लेकर कांग्रेस का मार्च है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का ऐलान है कि सिविल लाइंस से अंबेडकर सर्कल तक मार्च किया जाएगा। रविवार सुबह यानी कि कल 11 बजे से मार्च का ऐलान किया गया है। तो अरावली को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। अरावली बचाने को लेकर कांग्रेस का मार्च जो है देखने को मिलेगा कल, यानी रविवार को 11 बजे से शुरू होगा। और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का ऐलान सामने आ गया है। सिविल लाइंस में अंबेडकर सर्किल तक ये मार्च करने वाले हैं। रविवार सुबह यानी कि कल सुबह 11 बजे से मार्च का ऐलान कर दिया गया है। अरावली बचाओ जीवन बचाओ नारे के साथ हम सत्याग्रह शुरू करेंगे। कल मैं खुद मेरे घर से खाचरियावास हाउस से 11 बजे पैदल हमारे अंबेडकर सर्किल पे जाऊंगा, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। संडे को मैं हमेशा पदयात्रा इसलिए करता हूं जिससे जयपुर में जाम नहीं लगे। कल 45 मिनट तक वहां बैठकर बाबा साहब की छाया में बैठकर उनका आशीर्वाद लेकर और हम सत्याग्रह शुरू करेंगे, क्योंकि हमें मारने की तैयारी है। भारत सरकार की एक कमेटी ने गलत राय दे दी भारत सुप्रीम कोर्ट को। जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ये कह रहा है कि जहर से मर जाएंगे लोग, पर्यावरण खत्म हो गया है, सांस नहीं ले सकते, मर जाएंगे, आप अरावली खत्म करने में लग गए। आपने ये कह दिया 100 मीटर से ऊपर जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की पहाड़ियां मानी जाएगी। ये अरावली कोई बीजेपी या कांग्रेस की सरकार की बनाई हुई नहीं है, डेमोक्रेसी लागू हुई उससे पहले से अरावली है। अब देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का एक बड़ा बयान आ गया। जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर है दोस्तों। अरावली पहाड़ियों के विवाद पर राठौड़ साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान है, हम अरावली से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। पूर्व सीएम गहलोत के आरोपों को गलत बताया है। गहलोत को इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान सुनवाते हैं आपको। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और गहलोत साहब को पता नहीं क्यों इसमें सरकार नज़र आती है। हम अरावली से छेड़खानी नहीं करना चाहते, लेकिन जहाँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो उसका निर्णय की हम पूरी समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद ही कुछ आगे की एक्टिविटी होगी। वो आरोप लगा रहे कि कुछ चंद लोगों को लाभ देने के लिए सरकार के जो मंत्री हैं वो पैरवी कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि गहलोत जी जैसे वरिष्ठ नेता को इस प्रकार के आरोप नहीं लगाना चाहिए। विषय की गंभीरता को समझना चाहिए और समझ के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो इस प्रकार तत्काल निर्णय ले लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं वो। और बाल वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए इस पर और जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, एक बात बताइए, साफ सीधी बात, सबसे पहले तो राठौड़ साहब ने कह दिया है कि भाई गहलोत साहब ने जो भी आरोप लगाया है साफ सीधी बात गलत है। वीरेंद्र, आप एक काम कीजिए कि गहलोत साहब ने क्या कुछ कहा था उसके बारे में बता दीजिए, और राठौड़ साहब का क्यों वो कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है उसके बारे में बता दीजिए, एक सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, अरावली को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर के दायरे के अंदर जो भी अगर कोई भी पर्वत श्रृंखला आ रही है
तो वो अरावली की श्रेणी के अंदर नहीं आएगी। और इसी को लेकर अब जो है पूरे राजस्थान के अगर बात की जाए तो पूरे राजस्थान के अंदर जो है धरने प्रदर्शन है वो देखने को मिलते हैं। चाहे आप देखिए कि जिस तरीके से जो पर्यावरणविद हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर कहीं पर भी इस तरीके का अगर होता है डिसीजन तो उसका सीधा सीधा जो नुकसान है प्रदेश की जनता को होगा। क्योंकि आप देखिए कि राजस्थान में अगर बारिश या फिर जो अन्य जो मौसमी अगर कोई भी अगर राहत मिलती है वो अरावली की वजह से मिलती है। चाहे आप बारिश की बात कीजिए या फिर आप देखिए कि जो अन्य जो पूर्ववर्ती जो हवाएं चलती हैं उनकी बात कीजिए, उसका सीधा सीधा फायदा है प्रदेश को मिलता है। और अगर इन्हीं को अगर मान लीजिए अवैध खनन के रूप में अगर काटा जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसका नुकसान है वो प्रदेश की जनता को होगा। और साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार अरावली, चाहे आप देखिए जयपुर की बात कीजिए या फिर आप अन्य क्षेत्रों की बात कीजिए, वहां पर भी इसी तरीके से अवैध खनन है वो धड़ल्ले से चल रहा है। इसके ऊपर जो है लगातार जो कह सकते हैं कि मांग करने की जो कह सकते हैं कि लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसको लेकर जो है ठोस निर्णय होना चाहिए, ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे क्या है कि अवैध खनन पर रोक लग सके। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजनीतिक गलियारों के अंदर लगातार जो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा को लेकर भी जो है दलों के जो नेता हैं उन नेताओं के द्वारा भी जो है सार्वजनिक तौर पर जो है कई बयान है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कांग्रेस की तो कांग्रेस के कई ऐसे लीडर्स हैं, जिसमें अगर बात की जाए अशोक गहलोत की जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये चिंता का विषय है और इसको लेकर जो है पूरे राजस्थान की जनता को एकजुट होकर जो है अरावली बचाने की मुहिम के अंदर शामिल होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर कांग्रेस है वो अरावली को बचाने के लिए जो है एक जल्द ही एक बड़ा आंदोलन कर सकती है। इसके अंदर प्रताप सिंह खाचरियावास है वो कल अपने जो घर है खाचरियावास हाउस, वहां से वो जो है अपनी एक पद यात्रा स्टार्ट करेंगे और वहां पर अंबेडकर सर्किल पर जाकर जो है लगभग 45 मिनट के करीब जो है वहां पर मौन धारण करेंगे। यानी कुल मिलाकर जो है ये संख्या देखने वाली होगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कई नेता हैं वो इस तरीके के आंदोलन होते हैं उनके अंदर शामिल होते हैं और कहीं ना कहीं जो है इसकी जो इस तरीके के अगर आंदोलन किए जाते हैं या फिर सरकार के विरोध इस तरीके की अगर लहर उठती है तो जाहिर सी बात है इसका जो कह सकते हैं कि असर है। वीरेंद्र, ठीक है वीरेंद्र, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम जरा आगे बढ़ें। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा आपको बताएं। विधायक निधि से कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। विधायक अनीता जाटव ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को जवाब भेजा है। ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए अपना जवाब भेजा है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को अपना जवाब भेजा गया है। विधायक ने खुद को बताया है बेकसूर, षड्यंत्र के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। अनीता जाटव के जवाब से आलाकमान असंतुष्ट है, यह भी जरा सुन लीजिए। तो बड़ी बात, हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है इस खबर की कि भाई अनीता जाटव के जवाब से आलाकमान जो है वो असंतुष्ट है। विधायक निधि कोष से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में विधायकों की मुश्किलें लगातार बनी हुई हैं। एक तरफ विधानसभा की सदाचार समिति विधायकों के खिलाफ इस मामले में जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विधायकों के खिलाफ पार्टी स्तर पर भी जांच हो रही है। कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने जवाब मांगा था 3 दिन में। जानकारी के मुताबिक उन्होंने ईमेल के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए अपना जवाब राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को दिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से विधायक अनीता जाटव के खिलाफ एक नोटिस जारी किया गया था। यह नोटिस डोटासरा के जरिए रंधावा ने जारी किया था। अब इस पूरे मामले में डोटासरा अपनी जांच रिपोर्ट बनाएंगे और उसके बाद में इसे आलाकमान को, पार्टी आलाकमान को भेजेंगे। इसके बाद में पार्टी के उच्च स्तर पर यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है या उन्हें छोड़ देना है। वहीं जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, विधायक ने अपने जवाब में कहा है कि वे बेकसूर हैं और उन्हें षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सदाचार समिति के सामने भी विधायक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए थे, उसी तरह की स्थिति यहाँ भी बनी हुई है। और सूत्रों की माने तो सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान, कांग्रेस पार्टी के उच्च अधिकारी और शीर्ष नेतृत्व भी इस जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और कोई एक्शन उनके खिलाफ हो सकता है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां अपने विधायकों के खिलाफ क्या एक्शन लेती हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले में परिणति तय होती है। लेकिन फिलहाल जनता की निगाहें टिकी हुई हैं कि सरकार, विधानसभा और पार्टियां इस पूरे गंभीर मामले में क्या कार्रवाई करती हैं। कैमरा निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। तो विधायक निधि कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विधायक रेवंत राम डांगा के जवाब से पार्टी असंतुष्ट है। विधायक के जवाब को अनुशासन समिति को भेजा गया है। जी हां,
जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अनीता जाटव के जवाब से अलकामान असंतुष्ट है, वैसे ही उसी श्रृंखला में आपको बताएं विधायक निधि कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विधायक रेवंत राम डांगा के जवाब से पार्टी असंतुष्ट है। विधायक के जवाब को अनुशासन समिति को भेज दिया गया है। हमने उसको अनुशासन समिति को सौंप दिया है विस्तृत जांच के लिए। जवाब आ गया था, हमें संतुष्टि नहीं हुई, हमने अनुशासन समिति को सौंप दिया है। जहाँ से विस्तृत जांच होने के बाद में उसकी रिपोर्ट आने के बाद में निर्णय करेंगे। हमारे यहाँ संगठन में एक व्यवस्था है कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सूचना मिलती है तो हम कारण बता नोटिस देते हैं। नोटिस का जवाब आने के बाद विवेचना अनुशासन समिति करती है। संतुष्ट होते हैं तो हम ही कर लेते हैं, नहीं होता है तो अनुशासन समिति को सौंप देते हैं। वो वहाँ पर तथ्यों के आधार पर पूरी रिपोर्ट्स लेकर के निर्णय करें। शशि मोहन शर्मा जयपुर से लाइव जुड़ गए एमएलओ के साथ और जानकारी देने के लिए। शशि जी, अनीता जाटव के जवाब से अलकामान असंतुष्ट है, उसी श्रृंखला में विधायक रेवंत राम डांगा के जवाब से पार्टी असंतुष्ट है। यानी कि इस बार जो मुझे समझ में आ रहा है कि नकेल कसने की तैयारी है। अगर संलिप्तता पाई गई शशि जी तो छोड़ा नहीं जाएगा। तीन विधायक हैं, तीनों सदाचार समिति के सामने पेश भी हुए। 2 विधायक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी को जवाब भी दे दिया। लेकिन स्थिति ये है कि तीनों समय चाहते हैं इस सदाचार कमेटी से। एक को 15 दिन का समय चाहिए, एक को 7 दिन का समय चाहिए, एक को 3 दिन का समय चाहिए और समय चाहिए अपना जवाब देने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या पिछले 5 दिन में जब वो उनको समय था, वीडियो सामने आने के बाद वो अपना जवाब तैयार नहीं कर पाए। हालांकि कोविंद डोटासरा को अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है, लेकिन उनकी रिपोर्ट में 2 फैक्ट होंगे। एक अनीता जाटव की तरफ से आया हुआ जवाब और दूसरा वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, तीसरी वो खबर जो मीडिया में आई। इस तरीके से ये पहलू आगे दिए जाएंगे और उसके बाद आलाकमान कांग्रेस का परीक्षण करेगा। बीजेपी के मदन राठौड़ कह ही चुके हैं कि वो अनुशासन समिति को ये मामला दे चुके हैं। अनुशासन समिति बीजेपी का ही हिस्सा है, लेकिन वो बीजेपी के अध्यक्ष के नज़रिए से प्रभावित हो ऐसा जाहिराना तौर पर नहीं माना जाता। ओंकार सिंह लखावत इस कमेटी के मुखिया हैं, अनुशासन कमेटी के, और वो समिति के साथ बैठेंगे, तथ्यों को परखेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को देंगे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष क्या सिफारिश करते हैं ये भविष्य के गर्भ में। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी कोई सख्त एक्शन ले सकती है और रेवंत राम डांगा को अपने बीजेपी विधायक दल से अलग कर सकती है। बीजेपी विधायक दल से अलग करने के बाद में ये संगठन की तरफ से एक्शन हो सकता है, लेकिन विधानसभा में क्या एक्शन हो सकता है? सदाचार कमेटी अगर अपनी रिपोर्ट में ठीक है शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई नेता शनिवार को टोंक जिले के मालपुरा पहुंचे, जहां केकड़ी से विधायक शत्रुघ्न गौतम के पिता के निधन के बाद अपनी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की है। शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मालपुरा पहुंचने पर हेलीपैड पर कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, निवाई विधायक रामसराय वर्मा, देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने स्वागत किया है। अच्छा, उसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा सीधे केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के आवास पर पहुंचे और गौतम के पिताजी के निधन पर शोक संवेदना की व्यक्त की। अब चलिए जल्दी से जयपुर की ओर चल लेते हैं, जहां सीएम भजनलाल शर्मा शनिवार को मांडलगढ़ में विधायक गोपाल लाल शर्मा के निवास पहुंचे। यहां विधायक के बड़े भाई स्वर्गीय हरिशंकर शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित की, श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। तो आप देख सकते हैं कैसे पुष्प अर्पित कर सांत्वना दी गई है। अब देखिए, राजसमंद नगर परिषद सभापति अशोक डाक और आयुक्त ब्रजेश राय पर शाही फेंकने का मुद्दा अभी तक थमने का नाम नहीं लिया। दोस्तों, शुक्रवार देर रात तक दोनों पक्षों के लोग कांकरोली थाने पर जमा रहे। पुलिस ने देर रात आरोपी भारत देव को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। इस समय मौजूद है राजसमंद नगर परिषद में, जहां सरकार के निर्देश पर शहरी समस्या के निराकरण के लिए जो शिविर लगाया गया है, नगर परिषद के कर्मचारियों ने उसका भी बहिष्कार किया है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो शिविर है, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजस्व शाखा, भूमि रूपांतरण, पीएम स्वनिधि योजना, निर्माण शाखा के सभी काउंटर खाली पड़े हुए हैं। और
वहीं नगर परिषद के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया है। बीती रात पूरा शहर अंधेरे में डूबा रहा और आज सुबह से सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। शहर में गंदगी का आलम है और कर्मचारी जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं, देखिए आप अलग अलग स्थानों पे बैठे हुए हैं और कार्य का बहिष्कार को साफ कर रहे हैं। हालांकि सबसे ताजुब की बात यह, पुलिस ने इस मामले में जो आरोपी था उसे 151 में पाबंद किया था, लेकिन अब तक अदालत में पेश नहीं किया है। और वहीं दूसरा जो राजनीतिक गुट है जिनके ऊपर ये शाही फेंकने का आरोप है, उन्हें अब तक पेश नहीं किया गया। 24 घंटे होने को हैं और कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि इस तरह से इतने बड़े पद पर बैठे अधिकारी को इस तरह से अगर शर्मसार किया जाता है तो वो पद की गरिमा कहीं ना कहीं खराब होती है। हमारे साथ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी मौजूद है। भगवान जी, क्या मामला है और अब क्या मांगे? हमारे प्रशासनिक अधिकारी पर शाही फेंकी गई। हमारे सफाई कामगार, उनके साथ जो राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उस कार्यक्रमों को उसकी पॉलीथीन मुक्त अभियान के तहत वहाँ घूम रहे थे। उसी दरमियान नवनिर्माण जो बालकृष्ण स्टेडियम में चल रहा है, वहाँ प्रशासन अधिकारी पहुँचते हैं, उन पर शाही फेंकी जाती है। हमारे सफाई कामगारों के साथ मारपीट की जाती है। तो अब तक उन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके लिए कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए हमने अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस से भी सफाई कर्मचारियों के साथ जो मारपीट की गई है उसके लिए हमने FIR दर्ज करवाई है। और प्रशासन के साथ आगे अगर हमारे जो सफाई कामगारों के साथ मारपीट की गई है, उनके साथ जिस तरीके से गाली गलौज किया गया है, अगर उसके खिलाफ अगर कार्रवाई, उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस अपना अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार राजसमंद नगर पालिका में तो कर ही रहा है। राजसमंद की जो 4 नगर पालिकाएं और है, देवगढ़, भीम, आमेट, देवगढ़, नाथद्वारा, यहाँ भी जो है अपना वो अभियान जारी रखेगा। फिलहाल पूरे शहर में एक अफवाहों का माहौल है और अब प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है किस तरह से इस माहौल को शांत किया जाए और दोनों पक्षों से समझाइश की जाए। तरुण जोशी, NDTV न्यूज, राजसमंद। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं। आप कहीं मत जाइए। नमस्कार।